हेलो ट्वेल्थीज। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करिए, तो कुछ पेपर अब मैं बनाऊंगा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से और आपसे उसको सेक्शन वाइज डिस्कस करूंगा। तो पहला एक पेपर हमने बनाया है, प्रिपेयर किया, देखते हैं। उससे पहले आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए, मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यानी चैप्टर नंबर 1 जो है और 2, यानी यूनिट 1 जो जैसे आपको दिख रहा है, इस यूनिट के अंदर हमारे पास दो चैप्टर आते हैं, पता ही है आपको, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रीगो, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि 1 मार्कर जो है 3 बनने चाहिए, एक 2 मार्कर बनना चाहिए और एक 3 मार्कर। तो टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर और इससे 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही जनरली रहेगा बोर्ड में भी। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है हमारा 10 मार्क्स का टॉपिक है और इसमें से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 3 1 मार्कर, 1 2 मार्कर एंड 1 5 मार्कर। अब बात करें आगे, तो ये आता है कैलकुलस। कैलकुलस में आपका चैप्टर नंबर 5 क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी चैप्टर नंबर 6, इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7, एओआई चैप्टर नंबर 8 और डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 आता है। इसमें आपको पता ही है कैलकुलस 35 मार्क्स का और इसमें से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जिसमें से 3 1 मार्कर, उसके बाद एक केस स्टडी, उसके बाद 2 5 मार्कर, मतलब 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर, और फिर उसके बाद यानी सेक्शन जो आपका कह सकते हैं डी सेक्शन है जो 3 मार्क का होता है, उनमें 7 क्वेश्चन में से 6 इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। यानी सेक्शन डी सारा कैलकुलस का होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। फिर बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा और 3D की। ये आपको पता है 14 मार्क्स का आएगा और इसके 8 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 5 1 मार्कर यानी बहुत छोटे क्वेश्चन, 2 2 मार्कर और एक 5 मार्कर जो प्लेन पे या 3D पे आ सकता है। LPP डायरेक्ट 5 मार्क का एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा चेंज होगा नहीं शायद एज सच। और प्रोबेबिलिटी हमारा 8 नंबर का टॉपिक है जिसमें 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 1 मार्कर, एक केस स्टडी आ सकती है। जो केस स्टडी या तो जनरली बनती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, रैंडम वेरिएबल पे भी बन सकती है, या फिर बेस थ्योरम पे जनरली बनती है, और एक 2 मार्कर आएगा। तो इस तरह से 1 मार्क के 16 क्वेश्चन होंगे, 2 केस स्टडी होगी 4 + 4 की, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन 20 होंगे, 20 मार्क का होगा सेक्शन, और फिर 3 नंबर के 7 क्वेश्चन और फिर 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। जैसे ही आपको पता ही है सेक्शन कैसे होते हैं। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मार्कर है तो हमारे डायरेक्ट आंसर आएंगे। ये कह रहा है कि पी और क्यू का ऑर्डर हमें दे रखा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पी क्यू? पी क्यू का ऑर्डर क्या होगा? तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हम देख रहे हैं एन और एन सेम है, तो पी क्यू का ऑर्डर क्या आएगा? 3:p। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि इसका आंसर आ जाएगा 3:p। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं 6ab निकालो, तो हम की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें पता है 6ab जो होता है, जब भी 6 बाहर आएगा तो उसके साथ आएगा उसकी पावर में ऑर्डर, और ऑर्डर इसका है 3, ऑर्डर 3 ये लिखा हुआ। और फिर ये हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए बी को लिख सकते हैं डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ बी। तो 6 की पावर 3 कितना हो गया? 216। अब डेटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाले? तो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज और ए डेटरमिनेंट सेम रहता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब हमें एक और चीज़ पता है कि बी का डेटरमिनेंट होता है वो 1/b इन्वर्स के डेटरमिनेंट के इक्वल होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो अगर b का इन्वर्स का डेटरमिनेंट 6 है तो ये 1/6 हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 2 इंटू करेंगे तो 72। ये हो गए 2 1 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, थर्ड की। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा है कि ये 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो एक तरीका तो हो सकता है बच्चे क्या करेंगे, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर 0 के लग देंगे और फिर कंपेयर करेंगे। बट एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि ये 1 मार्कर है और हमें पता है 2 वेक्टर क्रॉस, जो 2 वेक्टर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, और ये नॉन जीरो वेक्टर दिख रहा है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1, मतलब 0 तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, या फिर हम कह सकते हैं उनके डी आर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनकी जो डी आर है 2, 6 और 9, ये दूसरे वेक्टर के साथ प्रोपोर्शनल होने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था जब 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो a = b लैम्डा होता है। यानी 2/1 ith कंपोनेंट का रेशो i के साथ, jth कंपोनेंट का रेशो j के साथ और kth कंपोनेंट का रेशो k के साथ बराबर होना चाहिए। तो ये स्मार्ट मूव है, इससे हमारी कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने जब इनको कंपेयर किया तो 2 से 6 कट गया, तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब मैं 2 को इससे कंपेयर करूँगा तो q आ जाएगा मेरे पास 9/2 यानी 4.5, और मुझसे पूछा है कि p + q बताओ, तो कहेंगे p + q हो जाएगा 6.5, जिसको मैं 13/2 भी लिख सकता था। तो इस तरह से जल्दी क्वेश्चन हो गया है ना।
अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है पी ऑफ ए बाई बी 0.3 है। तो पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो पी बी को अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पी बी को तो आ जाएगा 0.15। और मुझसे पूछा यूनियन बताओ, यूनियन का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यानी 0.6 प्लस पी ऑफ बी यानी 0.5 माइनस 0.15। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.10 माइनस 0.15, तो ये आ जाएगा 0.95। ये हमारा आंसर सही हो गया। अब बात करते हैं इसकी 2i कैप इंटू माइनस जे कैप। तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो वैसे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे, 2 बाहर ले आते हैं और ये आ जाएगा आई क्रॉस जे इंटू माइनस। तो आई क्रॉस जे हमें पता है के कैप होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर के अंदर आई के बाद जे आता है और जे के बाद के आता है। तो जिन भी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर वो साइक्लिक है तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे के होगा, बट ये माइनस आई क्रॉस जे है तो ये माइनस के आएगा। और माइनस के कैप का ये मैग्नीट्यूड 1 ही होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से भी करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन जो है इन्वर्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 2π/3 है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बताओ। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स एक्स को ले सकते हैं हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे ही साइन इनवर्स ऑफ वाई को ले सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ वाई और इक्वल टू 2π/3। π/2 और π/2 बन गया पाई। तो पाई में से 2π/3 चला गया तो ये आ गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हो गया π/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ईजी है। कह रहे हैं एक बैग में हमारे पास 6 बॉल हैं जिनमें से 2 रेड और 4 वाइट है। 2 बॉलें निकाली, दोनों डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। तो डिफरेंट कलर की मतलब एक रेड होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए। तो रेड निकलने यानी पहली बार में रेड निकल सकती है, दूसरी बार में ब्लैक, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 आउट ऑफ 6 और दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 आउट ऑफ 5। इसको कट कर दिया 3 पे तो हमारे पास आ गया 8/15। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 माइनस सेम कलर, तब भी हो जाता था। मैंने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया कि रेड ब्लैक की जगह ब्लैक रेड भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं 1 मार्क। और मैंने आपको पहले भी बताया था 1 मार्क के अंदर आपको 15 से 20 मिनट्स लगते हैं जनरली। यहाँ पे हमें 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है और मैंने आपको बताया था कि जनरली डिस्टेंस जो पूछी जाती है वो पैरेलल होते हैं जनरली। तो आप देखो पैरेलल कैसे पता चलेगा, आप देखोगे इनके कोएफिशिएंट ना प्रोपोर्शनल है। तो सेम बनाने के लिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये प्लेन मॉडिफाई होकर क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 3। तो बेसिकली प्लेन तो एक ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस 0 होगी। नहीं तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर जब 2 प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनकी इक्वेशन ऐसे होती है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1। और दूसरे में भी सेम होता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2। तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 2 प्लेन के बीच में? डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों के कांस्टेंट 3 हैं तो डिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे भी तो 0 माइनस 0 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और नीचे कुछ भी हो तो आपका आंसर 0 आएगा। तो हमें इतना बताना था इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कह देंगे इसके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 1/1 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट से 1 बनाने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो z माइनस 4/-1 हो गया। और y इक्वल टू 3 को मैं लिख सकता हूँ y माइनस 3 इक्वल टू 0।
और अगर मैं बोलूँ कि लैम्डा के इक्वल है तो यहाँ पे 0 लैम्डा ले आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं y माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन जीरो इक्वल टू लैम्डा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन जीरो इक्वल टू z माइनस फोर अपॉन माइनस वन। तो इसके डी आर आ जाएंगे 1 0 और -1। अब इसमें भी कुछ बच्चे गलती क्या कर सकते थे कि इसको निकालने के बाद ना इसको यहाँ लिख देते, तो और फिर कहते कि डी आर हो गए 1 -1 और 0, जबकि वो गलत हो जाता, क्योंकि जब डी आर बनाते हैं तो हमें x y और z ऑर्डर में रखने होते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी में नहीं है जिसमें कॉमा करके अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉमा करके अलग दिया हो तो उसका मतलब उस कंपोनेंट के जो डी आर का कंपोनेंट होगा वो 0 ही आएगा। 9th क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा है कि इस सेट को अगर हमें 1 to 1 फंक्शन बनाना कितने बनाओगे, और अपने आप से ही, मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है दिया हुआ है, तो इसकी पेयरिंग कैसे बन सकती है। तो 1 to 1 का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन 2 से रिलेट नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे भी 2 कैन बी रिलेटेड विथ एनी ऑफ द 3। अब जिससे 2 रिलेट हो गया तो 0 के लिए 2 ऑप्शन बच गई, और जिससे 0 और 2 रिलेट हो गए 1 के लिए 1 ऑप्शन बच गई। तो कितने 1 to 1 फंक्शन बनेंगे आप कहोगे, तो 1 to 1 फंक्शन बनेंगे हमारे पास 6। तो 6 हमारे पास 1 to 1 फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि हाईएस्ट वैरायटी सेकंड है, तो हम कहेंगे ऑर्डर तो 2 हो गया और डिग्री होती है उसी की पावर, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो इक्विवेलेंस क्लास हो 0 बताओ। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि a और b में से अगर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो दूसरा क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि b 0 है, तो अब हमें a निकालना है। इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि a माइनस बी यानी a माइनस 0 2 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी a हमारा 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं इंटीजर्स के अंदर, तो हम कहेंगे 2 के मल्टीपल तो हमारे पास होते हैं 0 +2 -2 +4 -4, यानी सारे इवन नंबर रख देंगे। तो ये सारे एलिमेंट कौन से हैं जो 0 के साथ रिलेट होते हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। यानी इक्विवेलेंस क्लास जब भी किसी नंबर की निकालनी हो तो उसको आप a और b में से पुट कर दो और दूसरा एलिमेंट निकालने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन भी आपको आता होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो हम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस जब बनाते हैं, अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो हम हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ बना के कह देते हैं कि ये हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ये कह रहा है ये एक पैराबोला है y² = 4x, ये टच करता जाएगा इधर से, और y = 3 एक लाइन है, तो इनके बीच में एरिया बनाओ। तो बेसिकली ये और y एक्सिस के बीच में, यानी ये एरिया हमें बनाना है। तो ये तो क्लियरली y एक्सिस के बीच में एरिया बन रहा है, तो हम कहेंगे भी विद रिस्पेक्ट टू y इंडिकेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन से x निकालेंगे और y की लिमिट हो जाएगी 0 से 3। तो जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली तो आ गया y²/4, तो y²/4 का इंटीग्रेशन हो गया y3/4, मतलब y³ और 4 एक ऑलरेडी था। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27/12, तो 3 से कट रहा है 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास एरिया आ गया ये। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखिए हमने 13 मिनट्स में 12 क्वेश्चन कर लिया। लास्ट 4 क्वेश्चन बचते हैं और फिर देन इट्स ओवर, और हम 2 ऑप्शन के साथ भी कर रहे हैं, तो एग्जाम में तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है ना, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x + 2y = 5। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x + y = 4। हमें y चाहिए, तो हम ज़रूरी नहीं है कि इसको इन्वर्स से करें, क्योंकि 1 मार्क करें, हमें कैलकुलेशन से मतलब है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कोएफिशिएंट सेम बना देता हूँ। तो ना मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2x, ये 4y और ये 10, और अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो 4y में से y गया 3y, 10 में से 4 गया तो 6, तो y की वैल्यू हो गई 2। हमसे y की वैल्यू पूछी थी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें मैट्रिक्स का मेथड का भी यूज़ कर सकते थे कि इसको ए मैट्रिक्स में आते ही इन्वर्स निकालते हैं, बट मैंने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसका इन्वर्स लिखते, मतलब ये है ax = b,
तो x हो जाता हमारे पास a इनवर्स b। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, इनके आगे माइनस साइन लगा दिया और डिटरमिनेंट 1 - 3 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि मुझे y ही निकालना है तो मैं सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो आ जाएगा -10 + 4 अपॉन -3, तो -6 / -3 तो 2 आएगा। देखिए y 2 ही आ रहा है, कैसे भी करो तो ये दोनों अप्रोच हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ये कैसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो इसमें जो डायगोनल, अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 10, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 10। और हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 100। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डी बताओ एक लाइन के जो इक्वली इंक्लाइंड है। अगर आपको याद हो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है यानी अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है तो ये सारे एंगल अल्फ़ा हो जाएंगे। तो 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3, cos अल्फ़ा इक्वल टू ±1/√3। तो हम कहेंगे कि DC सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ±1/√3 ±1/√3 और ±1/√3। आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना। लास्ट 2 क्वेश्चंस, और ये तो थियोरटिकली है, डायरेक्ट कह रहा है कि एंगल बिटवीन a क्रॉस b और b क्रॉस a बताओ। तो हमें पता है कि भी a वेक्टर, और हमें ये भी पता है कि b क्रॉस a क्रॉस b का उल्टा होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी a क्रॉस b जो होता है वो नेगेटिव और b क्रॉस a होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a और b किसी प्लेन पर लाई करते हैं तो a क्रॉस b जो होता है इन पे परपेंडिकुलर होता है और b क्रॉस a नीचे की तरफ होगा। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा, तो हम कहेंगे 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन होता है हमारा आंसर। अब कह रहा है इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके ऑपोजिट हो। तो इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास 3, क्योंकि √4 + 1 + 4। तो अगर मैं इस वेक्टर को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो यूनिट वेक्टर होगा, और वो वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल है। बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ कह रहा है ऑपोजिट टू ए बताओ। तो क्या करेंगे, ऑपोजिट लगाने के लिए माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर है तो ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है माइनस है। तो जब भी आपको कोई ऐसा वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और फिर वो वेक्टर बन गया ए की डायरेक्शन में, बट हमें क्योंकि ऑपोजिट चाहिए था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट 6 क्वेश्चन जो है वो AOD कैलकुलस पे बेस्ड है। तो इसमें यहाँ पे देखो ये -a2 की प्रॉपर्टी लग रही है। तो -a2 की प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं कि फंक्शन में -x पुट करने पे अगर माइनस फंक्शन आ जाता है तो आंसर 0 होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। कैसे, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ log 1 - x और -log 1 + x है, log a/b की प्रॉपर्टी से मैंने इसको log a - log b कर दिया। अब x की जगह -x पुट किया तो ये बन गया log 1 + x -log 1 - x। तो माइनस में अगर कॉमन ले लूँगा तो ये पहले आ जाएगा बाद में आ जाएगा, तो हमारे पास -fx बन जाएगा। तो f(-x) हमारा -fx आ रहा है, इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने कि इंटीग्रेशन ऑफ ex fx + f'(x) हमारा क्या होता है ex fx। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगी ex tan x + c, जो कि ये फंक्शन है। और इस तरह से हमने 1 मार्क के सारे डिस्कस कर लिए। आप इनको सबको देख लो, बाकी सेक्शन फिर हम अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।